करियर प्लानर फॉर बैंकिंग एंड एसएससी। करियर प्लानर पूर्वी भारत में सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। नमस्कार, मैं नायक सर आपका इस करियर प्लानर के ऑनलाइन मंच से मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपके लिए आज कुछ ऐसे करंट अफेयर्स के टॉपिक्स लेकर आया हूं जो आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स, चाहे वो आईबीपीएस पीओ को लेकर के हो, चाहे एसबीआई पीओ को लेकर के हो, या और भी जो प्रमोशनल एग्जाम्स अभी जनवरी 28 को होने वाले हैं उनको लेकर के, तो वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंटेंट जो है आपके लिए काम आने वाले हैं। तो देखते हैं बिना वक्त गवाए हुए आपके लिए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए बन सकते हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है जो मैंने आपके लिए लाया है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है नीना सिंह के बारे में। नीना सिंह के बारे में आपको बता दूं कि ये भारत की पहली महिला, सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकी नियुक्ति भारत के पहली फर्स्ट वुमेन डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआईएसएफ के रूप में की है। सीआईएसएफ एक पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर मैनेज और रेगुलेट होता है। तो ये ध्यान रखिएगा, नीना सिंह जो है भारत की पहली महिला डायरेक्टर जनरल बनी है। डायरेक्टर जनरल का हिंदी होता है महानिदेशक। जो पुलिस महकमे या किसी पैरामिलिट्री में जो सबसे अव्वल अधिकारी होते हैं, सबसे बड़े अधिकारी होते हैं, उसको डीजी बोलते हैं, डायरेक्टर जनरल, याद रखेंगे आप। राहुल रस्तोगिरा को इसी जगह पे बनाया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। आईटीबीपी, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस जो है, उनका डीजी बनाया गया है डायरेक्टर जनरल। तो ये भी एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो आप बेशक याद रखिए, लेकिन खास करके मैं कहना चाहूंगा ये क्वेश्चन आपके लिए वीवीआई बन सकता है। एक तो महिला, उसमें भी पहली और उसमें भी सबसे बड़े पद के लिए इनकी नियुक्ति हुई है, तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट बन सकता है। सीएस रंजन की नियुक्ति आरबीआई के द्वारा अभी पार्ट टाइम चेयरमैन, मैंने आरबीआई ने अप्रूवल दिया इनके अपॉइंटमेंट के लिए, उनको अपॉइंट किया गया है एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक फॉर 2 ईयर्स। 2 साल के लिए इनकी नियुक्ति हुई है और इनका जो टेन्योर है, इनका जो कार्यकाल है, वो आपका स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2024 से, जो नए साल में हम लोग आने वाले हैं। मैंने कहते हैं कि कुछ बुरा गुजरा, कुछ मलाल में गुजरा, कुछ खुशी में गुजरा, गुजरते गुजरते ये साल भी गुजरा। तो चलिए कोई बात नहीं, नए साल में इनका टेन्योर भी स्टार्ट होगा और नए साल में हम लोग भी कुछ नया करेंगे और कुछ जोश और एनर्जी के साथ, कामयाबी के साथ नए वर्ष का स्वागत करेंगे। तो ऑक्सफोर्ड ऑफ द, देखिए, वर्ड ऑफ द ईयर 2023, मैंने हर साल ना कुछ डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर दिया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे थोड़ा एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान लीजिए कि कोटक महिंद्रा बैंक के जो फाउंडर हैं उदय कोटक रहे हैं और इनका जो टैगलाइन है लेट्स मेक मनी सिंपल है और इसका जो हेडक्वार्टर्स है मुंबई है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है, तो कहीं ना कहीं काम आ जाए आपको, तो इसलिए मैं सोचा बता दूं। दूसरा क्या है कि वर्ड ऑफ द ईयर 2023, मैंने आपको जैसा कि बताया कि हर साल कोई न हर डिक्शनरी के द्वारा कुछ न कुछ वर्ड को ऑफ द ईयर के रूप से डिनोट किया जाता है। तो 2023 अब अपने समापन पर है, तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के द्वारा इस साल का जो वर्ड तय किया गया है वो रीज है। रीज का मतलब होता है जो इजीली कन्विंस हो जाए, जो बच्चे जो होते हैं आजकल के जनरेशन जो नई नई चीजों के प्रति अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनके लिए है। चार्मिंग के सेंस में इनका यूज किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक पे अगर चलें तो मरियम वेबस्टर, इस डिक्शनरी के द्वारा एक वर्ड है जिसको वर्ड ऑफ द ईयर 2023 घोषित किया गया, जिनका नाम है ऑथेंटिक। और कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा ये जो वर्ड है जिसको 2023 का वर्ड ऑफ द ईयर कहा गया वो है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और आपको पता है आने वाला जमाना इसी का है। और कैम्ब्रिज डिक्शनरी के द्वारा वर्ड ऑफ द ईयर 2023 जो है वो हेलुसिनेट रखा गया है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन तो इससे बनेगा, खास करके कॉलिंस डिक्शनरी के द्वारा, कैम्ब्रिज के द्वारा, ऑक्सफोर्ड के द्वारा, ये जो क्वेश्चंस हैं वो रैपिडली पूछे जा चुके हैं। तो आप प्लीज इसको देख लीजिएगा, कहीं आपके काम आ जाए। दूसरा है 28 दिसंबर। 28 दिसंबर को आपको पता है 28 दिसंबर 28 दिसंबर 1885 को नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी वायसराय लॉर्ड डफरिन की उपस्थिति में। और आपको पता है कि इस बार 2023 को 28 दिसंबर को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना 139th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अगर कांग्रेस के बारे में बताने की मैं चाहूं तो मैं बहुत कुछ बता सकता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आपको यह भी पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो एओ ह्यूम के द्वारा की गई थी। पहले भारतीय जो उसके प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यूसी बैनर्जी थे। आपको यह भी पता होगा कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट जो थे कांग्रेस के वो थे बरहुद्दीन तैयब जी।
पहले पार्सियन जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे। और आपको ये भी पता होगा कि पहली यूरोपियन लेडी जो नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी वो एनी बेसेंट थी। और आपको ये भी पता होगा शायद कि भारत की पहली महिला, देखिए महिला में कंफ्यूजन होता है, अगर पूछा जाए पहली यूरोपियन लेडी कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट रही तब एनी बेसेंट हो जाएगा, लेकिन पूछेगा पहला लेडी जो इंडियन कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही तब वहां पे आ जाएगा सरोजनी नायडू। तो ये याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे युवा जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे वो अब्दुल कलाम आजाद, माने मौलाना अब्दुल कलाम आजाद रहे, जो 6 वर्ष तक रहे थे, 1940 से 46 तक। शायद 1923 में वो इसकी अध्यक्षता किए थे, न्यू दिल्ली कांग्रेस जो अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का। तो ये सबसे युवा इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे थे। और अगर और भी जानकारी आपको चाहिए तो मैं और भी बता सकता हूं कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस का की अध्यक्षता में महात्मा गांधी का एक बार ही रोल रहा था। 1924 में जो बेलगांव में हुआ था वो एकमात्र उसके प्रेसिडेंट रहे थे। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप राइट डाउन करना चाहें तो प्लीज अपने नोटबुक में कर लीजिएगा। ऐसा मेरा मानना है कि ज्ञान कभी बेकार नहीं जाता, ये कहीं न कहीं काम आ जाएगा। और भी मैं बताऊं आपको तो ये और भी मैं बता सकता हूं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो पहले ब्रिटिश प्रेसिडेंट थे उनका नाम था जॉर्ज यूल। और एक और क्वेश्चन आता है कि ऐसा ब्रिटिश जो 2 बार नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे तो उनका नाम है बैडनवर्ड। तो ये याद रखिएगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है। नेक्स्ट देखिए, अभी एक और अनाउंसमेंट आपके करंट अफेयर्स के तौर पर। अंगोला एक देश है जिसका राजधानी लुआंडा है और इसकी करेंसी अंगोलन क्वांज है। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो लिख देता हूं, इसकी करेंसी अंगोलन क्वांज नाम है इसकी करेंसी का, KWANZA, ये इसकी करेंसी का नाम है। और इसके जो कैपिटल है वह है लुआंडा, याद रखिएगा। और यहां पे ये चर्चा का विषय इसलिए रहे क्योंकि अंगोला ने जो है अपना नाम वापस ले लिया, अपनी सदस्यता से अपने आप को बाहर कर लिया है। किसका? तो ओपेक का। ओपेक के बारे में आपको पता होगा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टीज कंट्री है जिसका हेडक्वार्टर्स वियना है। वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है, यह भी याद रखिएगा। और यहां से इन्होंने अपने मेंबरशिप को विड्रॉ किया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि 2023 में ऐसा कौन सा देश है जिसने ओपेक के अपनी सदस्यता से अपना नाम वापस लिया? तो याद रखिएगा अंगोला। और अंगोला एक्चुअली ओपेक का मेंबर बना था 2007 में। तो ये एक बेहतरीन क्वेश्चन है। और ये कब से अपना सदस्यता खो देगा? तो 1 जनवरी 2024 से, मतलब आने वाले साल में ये ओपेक का सदस्य नहीं रहेगा। हालांकि इसके बारे में और मैं बताना चाहूं तो मैं और भी आपको बता सकता हूं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। इंडोनेशिया भी एक समय था जब अपना नाम वापस लिया था 2016 में। उसके बाद एक और देश है कतर भी ओपेक से अपनी सदस्यता वापस ले चुका, अपना नाम विड्रॉ कर चुका है, अपना नाम वहां से वो बाहर निकल चुका है 2019 में। और इक्वाडोर जो है, इक्वाडोर 2020 में ओपेक की सदस्यता से बाहर हो चुका है। तो ये भी याद रखिएगा। और ओपेक के जो हेड है उनका नाम है हैतम अल घैस, हैतम HAITHAM, हैतम अल घैस, याद रखिएगा हैतम अल घैस। इनका जो हेड का नाम है वो है, ओपेक के हेड कौन है? हैतम अल घैस, याद रखिएगा। और ओपेक की जो हेडक्वार्टर्स है वो वियना है, ये भी याद रखिएगा। और ओपेक की स्थापना 1960 में हुई थी, यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको याद रखना, कहीं ना कहीं काम आ जाता है। तो नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक में देखिए एक बेहतरीन आपके लिए न्यूज है। इंडस इंड बैंक, देखिएगा इंडस इंड बैंक जो है अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड। अभी कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्या होता है? जैसे मान लीजिए मैं करियर प्लानर में हूं, अब करियर प्लानर मुझे किसी काम के लिए मान लीजिए किसी दूसरे शहर के दूसरे ब्रांच में अगर मुझे भेजती है, अब मैं अपने एक्सपेंसेस का ब्यौरा अपने हिसाब से देता हूं, हो सकता है मैं 10 के बदले 20 खर्च लिख करके दे दूं। तो इन सब चीजों से बचने के लिए अब जो है ये भारत का पहला ऐसा बैंक बन चुका है जिसने कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड बनाया है। मतलब वो कंपनी इंडसइंड बैंक एक हमारी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करके एक ऐसा क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर देगी या देगी जिसमें मुझे एक लिमिट दे दिया जाएगा और उस लिमिट के तहत ही मुझे खर्च करने होंगे। तो ऐसे क्रेडिट कार्ड को लाने वाला पहला बैंक है जो कि पहला कॉर्पोरेट माने कंपनी के साथ एसोसिएट होकर के ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर रही है। अभी तक जो आपने देखा था वो इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड है, लेकिन ये कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। जो भारत का पहला बैंक बना है वो है इंडसइंड बैंक, जो रुपे नेटवर्क के साथ कोलैबोरेशन करके किया है। और आपको पता है रुपे कार्ड जो है वो एनपीसीआई प्रोडक्ट है जो एनपीसीआई के द्वारा मैनेज होता है। और एनपीसीआई के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैं क्लास में कितनी बार पढ़ा चुका हूं कि एनपीसीआई का फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत 2008 में इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर्स
मुंबई में, लेकिन काम करना ये 2009 में स्टार्ट किया था और यह एक नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए इसका जो चर्चा है इसको रजिस्टर्ड किया गया है अंडर सेक्शन 8 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में, और इसके एमडी जो हैं अभी वो है आपके दिलीप आसबे। तो याद रखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने है। तो ये इंडसइंड बैंक ने पहला ऐसा देश का बैंक का ये गौरव हासिल किया जिसने इंडियाज फर्स्ट कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है रुपे नेटवर्क पर। चलिए अब इंडसइंड बैंक के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, लगे हाथ इसमें भी जानकारी ले ही लेनी चाहिए। इंडसइंड बैंक 1994 में स्थापित हुआ था। इसके फाउंडर एसपी हिंदुजा हैं, हेडक्वार्टर्स मुंबई है और एमडी सीईओ जो है सामंत कटपलिया है और टैगलाइन है वी मेक यू फील रिचर। देखिए कितना अच्छा टैगलाइन है, हम आपको अमीर महसूस कराते हैं। महसूस करना, अमीर बनाएंगे नहीं, अमीर महसूस कराएंगे। तो चलिए यह भी एक अच्छा टैगलाइन है जो अपने आप को जस्टिफाई भी करता है। इसके बाद बड़ा ही एक अच्छा न्यूज है जो मैंने कहा था ना कि नरेंद्र मोदी अपने आप में एक करंट अफेयर्स है, योगी आदित्यनाथ अपने आप में करंट अफेयर्स है, अमित शाह अपने आप में करंट अफेयर्स है, आरबीआई के गवर्नर अपने आप में करंट अफेयर्स है, हमारे देश के यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अपने आप में करंट अफेयर्स है, और इनके द्वारा अगर कुछ किया जाए तो प्लीज इनको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो अभी आपको पता है योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने एक नाम चेंज किया है अयोध्या रेलवे स्टेशन का, जिनका नाम उन्होंने बदल के कहा कि इनका नाम जो अब से होगा अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन होगा। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, याद रखिएगा अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, जबकि यूपी का एकमात्र इंटरनेशनल रेलवे स्टेशन जो कभी अयोध्या एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता था, जो एयरपोर्ट था वो अब रीनेम हो गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। किस नाम से? तो महर्षि वाल्मीकि। यार कंफ्यूज मत होइएगा, अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम हो गया है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन, उसके बाद अयोध्या एयरपोर्ट का जो कि इकलौता एयरपोर्ट था इंटरनेशनल एयरपोर्ट यूपी का, उसका नाम बदल के हो गया है महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट। तो ये बेहतरीन क्वेश्चन है जो आपको याद रखना होगा। इसके साथ और भी बहुत सी चीजों के नाम बदले गए हैं जो कुछ पुराने न्यूज में थे, लेकिन मैंने यहां पर लिख दिया है ताकि एक जगह आप उसको कलेक्ट कर सको। चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन है। आपको पता है सीडी देशमुख आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर थे जो कि तीसरे नंबर पे गवर्नर बने थे, और इत्तेफाक देखिए ये आरबीआई के पहले भारतीय डेप्यूटी गवर्नर भी रहे हैं। 1941 से 43 तक इनका जो कार्यकाल था आरबीआई के पहले भारतीय डेप्यूटी गवर्नर के रूप में था, और 1943 से 49 तक जो इनका कार्यकाल था वो एक थर्ड नंबर के गवर्नर रहे, लेकिन पहले भारतीय गवर्नर थे। और यही पहले ऐसे थे व्यक्ति जिन्होंने अंतरिम बजट पेश किया था। यही इनको भी ये सौभाग्य मिला कि ये बजट भी पेश किए थे, और जब उस समय लेकिन ये गवर्नर नहीं थे क्योंकि इनका गवर्नर का कार्यकाल 1949 था। ये मैंने अपने चैप्टर में पढ़ाया भी है क्लासरूम में, जो मैं इवोल्यूशन ऑफ आरबीआई पढ़ाता हूं। तो और केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदल के एकता नगर रेलवे स्टेशन हो गया है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। मियां का बाड़ा जो कि राजस्थान में एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, इसका नाम बदल के कर दिया गया महेश नगर हॉल्ट। ये राजस्थान में आता है मियां का बाड़ा रेलवे स्टेशन, जो महेश नगर हॉल्ट के नाम से इसको चेंज किया गया है। और एक है पाताल पानी रेलवे स्टेशन, और इसका नाम है तांत्या मामा रेलवे स्टेशन इनका होगा। और एक बेहतरीन क्वेश्चन फिर आपके सामने है, देखिएगा रामास्वामी नारायणन जिनकी नियुक्ति अभी सीएमडी के पद पे हुई है। और सीएमडी का मतलब तो आपको बेहतरीन तरीके से पता होगा। सीएमडी का मतलब होता है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जिनको जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का बनाया गया है, मतलब जीआईसी का इनको सीएमडी बनाया गया है। किनको? तो रामास्वामी नारायणन को। और इनका टेन्योर जो है 1 अक्टूबर से चालू होगा, 1 अक्टूबर 2023 से इनको बना दिया गया था। तो ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट क्योंकि इंश्योरेंस से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा। इंश्योरेंस 4 प्रकार के होते हैं जो आपको पता ही होगा। रिप्लेस किया इन्होंने किसको? दिवेश श्रीवास्तवा को, जिन्होंने अपना 4 साल का अपना टर्म कंप्लीट किया 23 सितंबर 2023 को। तो ये न्यूज मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने इसको कलेक्ट किया, शायद ये आपके अपकमिंग एग्जाम्स में आ जाए क्योंकि इंश्योरेंस रिलेटेड है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर चलते हैं तो दिनेश कुमार खाड़ा के बारे में कौन नहीं जानता है। हमारे देश का सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो चेयरपर्सन है अभी वर्तमान में करंट में, दिनेश कुमार खाड़ा। इनका टेन्योर खत्म हो चुका था, खत्म समाप्ति पे था, लेकिन भारत सरकार ने इनका आरबीआई ने इनका जो टेन्योर है वो बढ़ा दिया है
और हालांकि आरबीआई ने रेकमेंड किया और सेंटर ने क्या कर दिया, इसके टेन्योर को बढ़ा करके कब तक कर दिया है, तो 28 अगस्त 2024 तक अब ये अपने पद पर बने रहेंगे। अब उनके बाद पता नहीं इनका क्या होगा, शायद कोई नहीं बनेंगे या हो सकता है फिर बाद में एक्सटेंशन और भी मिल सकता है। तो याद रखिएगा अपॉइंटमेंट जो ऑलवेज रिकमेंड होता है, एक बात इसमें यहां दो चीजें समझिएगा ध्यान से प्लीज। जब बात हम इंश्योरेंस सेक्टर की करते हैं या जब हम बात बैंकिंग सेक्टर की करते हैं तो ध्यान रखने वाली बात होती है कि अपॉइंटमेंट किनके द्वारा हुआ है, किनके रिकमेंडेशन पे हुआ है। तो याद रखिएगा जब हम पब्लिक सेक्टर बैंक की बात कर रहे होते हैं ना, तो पब्लिक सेक्टर बैंक में चेयरपर्सन या किसी पद की नियुक्ति के लिए जो रेकमेंड करता है वो किया करता था पहले बैंक बोर्ड ब्यूरो। क्या नाम था इनका, बैंक बोर्ड ब्यूरो। अब इसी बैंक बोर्ड ब्यूरो का नाम बदल के अब हो गया है FSIB। अब पहले इसका पुराना नाम था बैंक बोर्ड ब्यूरो और अब इसका नाम है FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। ये रेकमेंड करता है कि किनको बनना चाहिए किनको नहीं बनना चाहिए, रेकमेंडेशन करने का काम इनका है। लेकिन जब ग्रामीण बैंक के बारे में पूछा जाए तो ग्रामीण बैंक के अपॉइंटमेंट के लिए रेकमेंड करता है आपका स्पॉन्सर बैंक। स्पॉन्सर बैंक के रिकमेंडेशन पर ग्रामीण बैंक के चेयरमैन नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन की नियुक्ति होती है, जबकि पब्लिक सेक्टर बैंक में जो नियुक्ति होती है चेयरमैन की या आपके किसी का टेन्योर को एक्सटेंड करना हो तो वो होता है बैंक बोर्ड ब्यूरो पहले कहते थे, अब इसका नया नाम है FSIB, फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो ये भी एक बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा कि पुराना नाम इसका था बैंक बोर्ड ब्यूरो और अभी इसका नाम है फाइनेंशियल सर्विसेज इंस्टीट्यूशन ब्यूरो। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे है कि अभी आरबीआई के द्वारा एक क्वेश्चन ये है कि आरबीआई का एक न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रिसेंटली आरबीआई ने लाइसेंस दिया है किसको, फॉरेक्स बिजनेस के लिए। और आपको पता है कि फॉरेक्स का मतलब होता है फॉरेन एक्सचेंज और बिजनेस के लिए किसको, तो उस कंपनी का नाम है इंडेल मनी नाम है और इनको लाइसेंस दिया है फॉरेक्स बिजनेस के लिए। और आपको यह भी पता होगा ऐसा आरबीआई क्यों करता है, क्योंकि आरबीआई के पास इकलौता अधिकार है ये लाइसेंस देने का, क्योंकि आरबीआई कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स का के रूप में भी काम करता है। और इसके लिए आपको पता है एक एक्ट भी उसने बना रखा है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 जो पहले फेरा एक्ट के नाम से भी जाना जाता था। तो याद रखिएगा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज अथॉरिटी जिसके पास है वो इकलौता किसके पास है, आरबीआई के पास। तो इसीलिए आरबीआई के पास ही ये सोल राइट है कि वो फॉरेक्स जो बिजनेस का अधिकार जो है या लाइसेंस है वो किसी को दे सकता है या नहीं दे सकता। और अभी इसने दिया है तो किस कंपनी को दिया है, तो इंडेल मनी को दिया है। याद रखिएगा ये क्वेश्चन आ सकता है। अब इसमें एक छोटा सा चीज और भी देखेंगे हम लोग कि थोड़ा सा इसमें और एक बात है कि अभी आरबीआई का जब बात हम लोग कर ही रहे हैं तो एक बात और देख लें, क्या है 75 इंस्टीट्यूशन को, मैंने एक न्यूज मैंने ये बताया कि आरबीआई ने लाइसेंस दिया है किसको, फॉरेक्स बिजनेस के लिए, तो इंडेल मनी को। और ये अधिकार आरबीआई को इसलिए है क्योंकि आरबीआई सोल राइट होल्ड करता है कस्टोडियन ऑफ फॉरेन रिजर्व्स के तौर पर। और रिसेंटली आरबीआई ने इंपोज किया है, बैन लगाया है 75 इंस्टीट्यूशन पे, 75 इंस्टीट्यूशन पे अभी बैन किया है। और आपको पता है लाइसेंस देने का जो अधिकार है आरबीआई को वो अंडर सेक्शन 10, और यहां पे जीरो नहीं होगा, अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन ए ऑफ फेमा एक्ट 1999 के तहत। आपको पता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट पर भी रेगुलेशन आरबीआई का होता है। आरबीआई बहुत सारे एक्ट पर रेगुलेट करता है, आरबीआई एक्ट 1934 पर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 पर, फेमा एक्ट 1999 पर, पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 पर, इन सभी चीजों पर जो रेगुलेट, सरफेसी एक्ट 2022 पर रेगुलेशन, सरफेसी एक्ट 2002 पर भी रेगुलेशन किसका होता है, आरबीआई का होता है। बहुत सारे एक्टों पर आरबीआई रेगुलेट करती है। तो लाइसेंस देने का अधिकार जो है आरबीआई के पास किस सेक्शन के तहत है, तो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन ए ऑफ फेमा एक्ट 1999। तो याद रखिएगा बेहतरीन क्वेश्चन था। अब एक बहुत अच्छा है स्लाइस एक फिनटेक यूनिकॉर्न है। यूनिकॉर्न उसको बोलते हैं, फिनटेक मतलब फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी से बेस्ड यूनिकॉर्न ऐसे कंपनी बोलते हैं जिसका इन्वेस्टमेंट अबव जो है यूएस 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर हो, जिसका इन्वेस्टमेंट 1 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर हो, हम उसको यूनिकॉर्न बोल सकते हैं। और ये कैसा कंपनी है, तो फिनटेक यूनिकॉर्न है जो अभी रिसेंटली मर्ज हुआ है नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है कि किस फिनटेक यूनिकॉर्न का मर्जर अभी नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक के साथ हुआ है। तो याद रखिए स्लाइस का
और या क्वेश्चन घुमा के पूछ दे कि नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक में किस फिनटेक यूनिकॉर्न को मर्ज किया गया, तो याद रखिएगा स्लाइस का। और इस ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक, नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो हेडक्वार्टर्स है वो गुवाहाटी है। और आपको पता है कि भारत में जो है टोटल स्मॉल फाइनेंस बैंक 12 हैं, और स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कॉन्सेप्ट है उषा थोराट कमेटी के कहने पर आया था, जबकि पेमेंट बैंक का कॉन्सेप्ट नचिकेत मोर कमेटी के कहने पर आया था। स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए मिनिमम पूंजी 200 करोड़ होना चाहिए, जबकि पेमेंट बैंक के लिए मिनिमम पूंजी आपका 100 करोड़ होना चाहिए। तो याद रखिएगा अभी वर्तमान में टोटल 12 स्मॉल फाइनेंस बैंक है, जबकि शुरुआत में 10 स्मॉल फाइनेंस को ही लाइसेंस दिया गया था आरबीआई के द्वारा। बाद में 2 स्मॉल फाइनेंस इसमें जुड़े, जिसमें से एक शिवालिक स्मॉल फाइनेंस बैंक और एक यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक। तो याद रखिएगा संजय रुद्रा फॉर्मर जनरल मैनेजर, जो कि पहले जनरल मैनेजर थे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के, उनको अभी नियुक्त किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बारे में आपको पता है कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा इनका नींव रखा गया था। एकमात्र ऐसा बैंक है जिनकी नींव महात्मा गांधी के द्वारा रखा गया था। और इस हेड का हेडक्वार्टर्स मुंबई है और इसका टैगलाइन है गुड पीपल टू बैंक विद। नेक्स्ट देखते जरा सा जल्दी से 2 मिनट में। विनय कुमार एन कांबले, इनका विनय कुमार एन कांबले जो कि फॉर्मर जनरल मैनेजर हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र के। बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बीयूएम का मतलब यहां बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, जिनको अभी रिसेंटली अपॉइंट किया गया ईडी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ यूको बैंक। और यूको बैंक का आपको पता है हेडक्वार्टर्स कोलकाता है। विभू प्रसाद महापात्रा, जिनको अभी अपॉइंट किया गया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर पीएनबी में, और ये पहले क्या थे तो चीफ जनरल मैनेजर थे पीएनबी में। पंजाब नेशनल बैंक में ही ये पहले चीफ जनरल मैनेजर थे, जिनको इस पद से उठा करके एक नए पद पर अपॉइंट किया गया है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पर। रवि मेहरा जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया पंजाब एंड सिंध बैंक के। और आपको पता है पंजाब एंड सिंध बैंक और पीएनबी दोनों का हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली है। मैंने क्लास में इसका ट्रिक भी बताया है बहुत ही अच्छे तरीके से। भावेंद्र कुमार, जिनकी नियुक्ति अभी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के तौर पे की गई है कैनरा बैंक में, और कैनरा बैंक जो है इसका हेडक्वार्टर्स बेंगलुरु है। और आपको पता होना चाहिए ग्लोबल बेस्ट बैंक का अवार्ड दिया गया है 2022 का। अभी 2023 बीत गया है, पिछले साल का ग्लोबल बेस्ट बैंक का अवार्ड कैनरा बैंक को दिया गया है। और कैनरा बैंक भारत का सबसे पहला आईएसओ सर्टिफाइड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन बोलते हैं, ये सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला बैंक बना, जिसको 1996 में सर्टिफिकेट दिया गया था। और इसका टैगलाइन है आपका, मैंने आपको कई बार बताया है, टुगेदर वी कैन। पंजाब नेशनल बैंक का है आपका टैगलाइन, द नेम यू कैन बैंक अपॉन। और आपका जो है ये सारा चीज मैंने आपको क्लासरूम में करवा रखा है। राजीव मिश्रा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है। यहाँ पे ईडी का मतलब आप इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट मत समझ लीजिएगा, ईडी मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, क्योंकि बैंक की दुनिया की बात कर रहे हैं हम लोग। और ये बैंक ऑफ इंडिया के बने हैं, और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर्स मुंबई है। और बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना था। बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिसने डेबिट कार्ड लॉन्च किया भारत में। बैंक ऑफ इंडिया भारत का पहला बैंक है जिसने विदेश में, माने भारत का पहला ऐसा बैंक जिसने डोमेस्टिक ब्रांच 1946 में लंदन में खोला था, ये भी याद रखिएगा। और इसका टैगलाइन याद रखिएगा, रिलेशनशिप बियॉन्ड बैंकिंग। देखो मैंने बात ही बात में कितना चीज आपको बताया। ब्रजेश कुमार सिंह, जिनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया इंडियन बैंक का, और इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स चेन्नई है, याद रखिएगा। और इंडियन बैंक का जो है टैगलाइन है वह है इट्स योर ओन बैंक। और मार्च 2024 तक ये मार्च 2024 में इनको बनाया जाए। ये कल में भी अनाउंसमेंट हुआ है कि ब्रजेश कुमार सिंह को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया जाए। नेक्स्ट देखिए जल्दी से, शिव बजरंग सिंह को ईडी बनाया गया इंडियन बैंक का, जो कि एमडी सीईओ रह चुके हैं। जबकि इनके जो इंडियन बैंक के एमडी सीईओ हैं कौन, शांतिलाल। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं इंडियन बैंक के शिव बजरंग सिंह, और इसके सीईओ कौन है, शांतिलाल जैन। याद रखिएगा। आरबीआई के द्वारा एक और न्यूज है क्या, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आरबीआई जो है अभी गोल्ड लोन अंडर द बुलेट रीपेमेंट, जिसको हम लोग बैलून रीपेमेंट स्कीम के नाम से भी जानते हैं। कहने का मतलब, अगर मान लीजिए आपने गोल्ड दे करके लोन लिया, आपको एक वन टाइम सेटलमेंट करना चाहते, तो पहले लिमिट था कि 2 लाख तक का कर सकते थे, लेकिन अब कितना कर दिया गया है, 4 लाख तक। अगर आपने लोन लिया है गोल्ड लोन अपना 4 लाख तक का, अगर चाहते हैं वन टाइम सेटलमेंट करना, तो आप पूरा का पूरा 4 लाख तक का लोन जो है आप गोल्ड लोन में आप सेटल कर सकते हैं। और ये किसके लाया, तो कोऑपरेटिव बैंक के लिए लाया है, कोऑपरेटिव बैंक के लिए। आर नारायण स्वामी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनको अभी चेयरपर्सन बनाया गया है। और मैं आपको बता दूं, चेयरपर्सन मतलब अध्यक्ष बनाया गया कमिटी के लिए। और वो कमिटी क्या बनी है, तो कमिटी बनी है बेसिकली एक्सटर्नल वर्किंग ग्रुप फॉर्म बाय द आरबीआई
ऑन एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस बेस्ड फ्रेमवर्क बाय बैंक्स। मतलब बैंकों के लिए एक ऐसा मापदंड करना, तय करना कि कितना लॉस तक अगर बैंक जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यह मापदंड तैयार करने के लिए आरबीआई ने एक कमिटी बनाई है, वर्किंग ग्रुप कमिटी, जिसको लीड करेंगे, जिसको हीड करेंगे कौन? आर नारायण स्वामी कमेटी। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं, 2 मिनट लगेंगे, 30 मिनट में मैं आपको पूरा चीज खत्म कर दूंगा। जीएसटी काउंसिल का भी मीटिंग हुआ है, 52वां, याद रखिएगा। और जीएसटी काउंसिल मीटिंग को दिल्ली में भी आयोजित किया गया और ये चेयरपर्सनशिप किनके अध्यक्षता में हुआ? तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण जो है हमारे देश की दूसरी वित्त मंत्री है महिला में, लेकिन पहली महिला वित्त मंत्री हमारे देश की जो थी वो थी आपकी इंदिरा गांधी। लेकिन अगर प्रभार में पूछा जाए कि पूरी तरह से फुल फ्लेज्ड लेडी फाइनेंस मिनिस्टर हमारे देश की पहली कौन है? तब हो जाएगा निर्मला सीतारमण, जबकि ये नंबर में दूसरी है। याद रखिए, टोटल मेंबर जीएसटी काउंसिल में 33 होते हैं, आपको मैंने पढ़ाया है चैप्टर में। जीएसटी काउंसिल जो है वो अंडर आर्टिकल 279A और सब सेक्शन ए में एक्सप्लेन किया गया है। इसका चेयरपर्सन हमेशा यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, जो भी उस समय होंगे। और आपको पता है कि जीएसटी जो है एक इनडायरेक्ट टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स के थीम पर इसको लाया गया था। विजय केलकर कमेटी के कहने पर ही जीएसटी को लाया गया था। 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था, इसीलिए 1 जुलाई को हम लोग जीएसटी डे भी मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग एसबीआई एस्टैब्लिशमेंट डे भी मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग डॉक्टर्स डे मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट डे मनाते हैं। 1 जुलाई को हम लोग इंटरनेशनल योग डे मनाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, और नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं तो यहां पे एक क्वेश्चन और आता है हम लोग के पास कि अश्विनी तिवारी, जिसको आपको पता होगा कि एसबीआई के 4 एमडी होते हैं, 4 एमडी में अश्विनी तिवारी जो है इनका टेन्योर 24 मंथ के लिए बढ़ाया गया है। इनका टेन्योर खत्म होने वाला था, इनके टेन्योर को बढ़ा दिया गया है। और आपको पता है कि एसबीआई में 4 एमडी होते हैं, जिनमें से एक नाम है आलोक कुमार चौधरी, दूसरा अश्विनी कुमार तिवारी, इन्हीं का टेन्योर बढ़ाया गया है। तीसरा है सीएस शेट्टी और विनय एम तोनसे। अभी इनसे कुछ दिन पहले तक थे एस जानकी रमन, लेकिन एस जानकी रमन जो है इनको यहां से उठा करके आरबीआई के 4 डेप्यूटी गवर्नर में से एक बना दी, क्योंकि वहां पे एमके जैन उनका समय पूरा हो गया था, वो हट चुके थे, तो उनके जगह पे एस जानकी रमन चले गए और यहां पे विनय एम तोनसे बन गए हैं 2 साल के लिए एसबीआई के एमडी। 4 एमडी का इनका स्लॉट होता है और पूरा है। यस बैंक के बारे में एक न्यूज है। यस बैंक का आपको बता दो फाउंडर राणा कपूर हैं और ये बिकम द फर्स्ट लैंडर टू ऑफर ओएनडीसी। ओएनडीसी मतलब होता है इसका फुल फॉर्म ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पे बहुत सारी लोग जो है अपना कंपनी वहां पे अपना प्रोडक्ट रखते हैं और अब वहां पे एक ऑप्शन होता है कि आपको जो प्रोडक्ट देखना है, जो समझना है, आप वहां से सेल एंड परचेज कर सकते हैं। ओपन मार्केट होता है, एक ऑनलाइन नेटवर्क मार्केट होता है। तो यहाँ पे ये पहला ऐसा बैंक बना है जो लैंडिंग का काम करेगा, कर्ज देने का काम करेगा। वहां पे जो भी आपने प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स के तौर पर। तो याद रखिएगा कौन सा बैंक बना है? तो यस बैंक। हेड ऑफ द यस बैंक कौन है? प्रशांत कुमार। हेडक्वार्टर्स मुंबई में है और टैगलाइन है लाइफ को बनाओ रिच। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट में है आरबीआई। आरबीआई जो है रिसेंटली मॉनेटरी पेनल्टी इंपोज किया 1 करोड़ का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पर। क्यों? क्योंकि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरबीआई के कुछ डायरेक्शंस जो लोन और एडवांसेस के रिगार्डिंग थे उनका अवहेलना किया है, जिनके कारण उन पर 1 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। और याद रखिए आपके एग्जाम में चेंज हो गया है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न। अब ये नहीं पूछता है पेनल्टी किस पे लगा, ये पूछता है किस एक्ट और किस सेक्शन के तहत लगाती है। प्रोविजन जो आरबीआई के पास पेनल्टी का है वो अंडर सेक्शन 47A सब सेक्शन ए, रीड विद दिस सेक्शन 46(4)(1) एंड 5(1) ऑफ बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। ये पूरा आपको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यही एग्जाम का क्वेश्चन बनता है। और आरबीआई जब पेनल्टी लगाता है इसके तहत और कैंसिल करता है जब लाइसेंस, तब वो है अंडर सेक्शन 45(1)(a) आरबीआई एक्ट 1934 के तहत जो है। मैं आपको बता दूं ये लाइसेंस को कैंसिल करने का अधिकार रखता है, लेकिन उसमें भी किसका? सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ इंड बैंक हाउसिंग। ये बैंक है इंड बैंक हाउसिंग जो है, उनका भी लाइसेंस कैंसिल किया आरबीआई ने, ये याद रखिएगा। और किसके तहत किया है? तो अंडर सेक्शन 45(1)(a) के तहत। विजय कुरियन को जो है अभी आरबीआई ने साउथ इंडियन बैंक का
चेयरमैन बनाया है, ये याद रखिएगा। और साउथ इंडियन बैंक का हेडक्वार्टर्स केरला त्रिशूर में है। टैगलाइन है एक्सपीरियंस नेक्स्ट जनरेशन बैंकिंग। और नितिन गुप्ता का नाम आपने सुना होगा, सीबीडीटी के चेयरमैन हैं और सीबीडीटी सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। और आपको पता होगा कि इनडायरेक्ट टैक्स का सीबीआईसी होता है, जिसके चेयरमैन जो है आपके शायद दिमाग में नहीं आ रहा, संतोष कुमार या कोई अग्रवाल करके है, ये संजय कुमार अग्रवाल करके हैं सीबीआईसी के चेयरमैन, सेंट्रल बैंक बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। याद रखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स के जो है, इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम के जो हेड है वो हैं कि संजय कुमार अग्रवाल। और सीबीडीटी के जो चेयरमैन हैं वो है नितिन गुप्ता। और इनका कार्यकाल अभी एक्सटेंड किया गया है जून 2024 तक एज अ चेयरमैन ऑफ सीबीडीटी। और सीबीडीटी का फुल फॉर्म मैंने लिख दिया है। और लास्ट आपको पता है एक चीज याद रखिएगा, जीएसटी जो है, अभी सरकार का एक अनाउंसमेंट है कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग में यह तय किया गया कि जो आपका गैमलिंग है और जो कैसीनो है इस पर रोक लगाया जा सके, ज्यादा से ज्यादा इस पे कब्जा किया जा सके, मतलब इसको रोका जा सके, ताकि ये कम असर डाले समाज पे। इसलिए इस पे जीएसटी 28% लगाया गया है और ये 1 अक्टूबर 2023 से ही लागू हो गया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता था आपके आने वाले एग्जाम में, इसलिए मैंने यहाँ पे रखा। और जीएसटी डे जो होता है 1 जुलाई को मनाते हैं। इतना ही आज का सेशन है। तो एक आई होप कि आपके प्रीवियस जो भी 2-3 महीने के क्वेश्चन मुझे लगे कि इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको यहाँ पे आपके सामने रखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर ऐसे वीडियो सेशन आते रहेंगे करियर प्लानर के इस मंच से। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।